A very good morning, my dear student. This is Nalini Singh and I'm your BST teacher. And today we are going to start chapter 2, which name is Principle of Management. So in previous video we have learned about management. So in this video we have learned about Principle of Management. Management जो मैनेजर का काम है उसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let us start. So in order to perform the management functions effectively, so as to enable the business concerned to achieve its aim, there is a need for the business concerned to observe certain principle of management. किसी भी business को proper smoothly perform करने के लिए ताकि हम अपने एम को अचीव कर पाएँ उसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. सो कई सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपने अपने तरीके से जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के उसमें इनके नाम है. और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए टेलर एंड फ्यूल कंट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे टेलर एंड फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द अबव मैनेजमेंट. सो जितने भी नाम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जितने भी लोगों के नाम हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया गया है वो दो लोगों ने दिया गया है. उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. वो कौन है? टेलर और फ्यूल्स. ओके, सो दे आर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिन्होंने प्रिंसिपल रखे हैं अपने तरीके से. सो टेलर एंड फ्यूल्स contribution are the most important of all the above management expert. In Henry Fayol is called father of principle of management. So ये काफ़ी ज़्यादा important है. You have to underline this line. Henry Fayol is called father of principle of management and Taylor is called father of scientific management. ये आपको ध्यान रखना है कि जो हेनरी फ्यूल है उनको फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है और टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना गया है. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको इन्हीं दोनों के प्रिंसिपल को पढ़ना है और समझना है. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है वो हम फर्स्टली देख लेते हैं. अंडरस्टैंड? सो there are certain rules, method and system to perform any work. The work becomes very easier if these rules, method and systems are followed. So यहाँ पे क्या लिखा है? There are certain rules, method, कुछ rules regulations बनाए जाते हैं ताकि हम अपने डेली लाइफ में उसको easily, smoothly रन करा सके. राइट? जैसे हमारे स्कूल में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. जैसे कि आपका स्कूल स्टार्ट होगा 8:30 तो वो 8:30 पे ही होता है. देयर इज रूल, वो रूल हमें फॉलो करना है. इससे क्या होता है कि सबके लिए बहुत आसानी होती है. सबको पता है टाइमिंग क्या है, सबको पता है क्लासेस कैसे स्टार्ट होगी, सबको पता है कि कब कैसे आना है. अंडरस्टैंड? तो ये रूल्स है जिससे कि हमारी लाइफ ईजी होती है और हमारा काम आसान हो जाता है. तो उसी तरह मैनेजमेंट के जो काम होते हैं उसको भी आसानी से करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसको हम सर्टेन रूल्स और मेथड के नाम से जानेंगे जिससे कि हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस सिस्टमैटिक तरीके से हो. ठीक है, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए और हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, जिसके लिए बनाया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सिंपली यही मीनिंग है. तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे हमें दो थ्योरी पढ़नी है बच्चे, फ्यूल एंड टेलर. फ्यूल जो है वो फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? किसी भी काम को आसानी से करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे कि वो काम सिस्टम से हो, जिसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. ओके, so the work of is on the basis of some assumption and these assumptions are called the guidelines. कुछ काम होते हैं जिसको कुछ assumption से बनाए जाते हैं और इस assumption को क्या कहते हैं? Guidelines for management. So these guidelines for management are the principle of management. Principles are always universal. जो principle होते हैं वो क्या होते हैं? They are always universal, right? Principles are always universal. उसके बाद in this way for the successful execution of managerial work, some basic guidelines are followed and these are called principle of management. तो किसी भी मैनेजरियल काम के लिए जो बेसिक गाइडलाइन दी जाती है उसको जब हम फॉलो करते हैं या हमें फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो दीज आर द कॉल्ड प्रिंसिपल्स. अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की. नाउ वी कम टू द
द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो जो भी नीड है वो लिखा हुआ है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके, द सेकेंड पॉइंट टू हाईलाइट द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का ट्रू नेचर है उसके को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद टू एड इन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के लिए। टू इम्प्रूव रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। एंड टू अटेंड सोशल गोल्स। सो ये सारी चीज़ें नीड है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अंडरस्टैंड, अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है, वो जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया है कि कैसा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैसा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वर्ड हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो भी यूनिवर्सल है, मतलब जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो सभी जगह लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। सो डायनेमिक का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक का हिंदी मीनिंग होता है गतिशील। गतिशील मतलब जो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता है। सो जो प्रिंसिपल का नेचर है दैट इज डायनेमिक, डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनेमिक इन नेचर एंड फ्लेक्सिबल। ये एक ऐसा नेचर का है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि कंटिन्यू चलता भी रहता है, बट यहाँ पे साथ ही साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अपने नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे फ्लैक्सिबल चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। सो दीज प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, ये फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स। ये लाइक द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो भी रूल्स बनाए जाते हैं दैट इज़ फिक्स, उसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसे चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा या फिर हमारा जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू नीड और सिचुएशन वी कैन चेंज। Okay, so management principle changes due to the cost and effort relationship. Management principle which were earlier important now have changed due to social changes. Now the third point is concentrated of human behavior. So जो principle of management का third point है which is concentrated of human behavior. यहाँ पे इस प्रिंसिपल ऑफ जब भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो किसको फोकस करके बनाए जाते हैं, किस पर कॉन्सेंट्रेट करके बनाए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रिंसिपल्स। जितने भी प्रिंसिपल हैं दे आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। ओके, सो दीज प्रिंसिपल आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जिस तरह के जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रिंसिपल हर इंस्टीट्यूशन और हर इंटरप्राइज में एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ पे पॉइंट है रिलेटिव प्रिंसिपल, अगर रिलेट कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कोई और प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल इम्पॉर्टेंस। सो all the principles of management are having equal importance. So this is true that some principles are important for one organization while other principles may be important for other organization. तो यहाँ पे equals important दी जाती है हर एक principle को। हो सकता है कि किसी प्रिंसिपल की नीड हमारे टाइम पे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बट द अदर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे उसकी नीड है, तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इक्वली इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट एंड सिक्स पॉइंट विच इज कॉजेज एंड एफर्ट्स रिलेशन। सो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो किससे रिलेट करता है, कॉजेज और रिलेशन और एफर्ट से, इफेक्ट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय कॉज एंड इफेक्ट, मतलब रिजल्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन cause and result. The principle indicates the efforts of an important decision
ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरप्राइज, मतलब जो भी हमारे इंटरप्राइज की एक्टिविटी है उसके कॉज और एफर्ट को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग, उसकी नीड क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी आर टॉकिंग नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर नेचर अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हैविंग स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर गाइडिंग रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ये कुछ हमें हमारे मैनेजमेंट फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड लाइक दोज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिजिड होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनके जैसा नहीं है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं। So the very first point of importance of principles of management is increase in efficiency. So क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमारे इफ़िशेंसी को, हमारे एंटरप्राइज के इफ़िशेंसी को, हमारे एंटरप्राइज के लोगों की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करता है जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इफ़ द वर्क इज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, फोरमैन, लेबर्स एक्सेट्रा। तो अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ये कई सारे लोगों के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। नाउ सेकेंड इज हेल्पिंग इन हेल्पफुल इन ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के लिए जो हम प्रिंसिपल बना के रखे हैं, पॉलिसीज़ बना के रखे हैं, रूल्स को, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने परफॉर्मेंस को करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है किसके लिए, फॉर ट्रेनिंग। अ वर्क इज़ कम्प्लीटली थ्रू अ प्रोसेस और मैथड। कोई भी काम किसके थ्रू कंप्लीट होता है, with the help of method. So these principles are very much helpful in the process of training. तो ये प्रिंसिपल के ट्रेनिंग के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन भी होता है। नाउ वी कम टू दिस थर्ड पॉइंट विच इज़ डिटेल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल के थ्रू हमें क्या मिलता है, डिटेल नॉलेज मिलता है मैनेजमेंट और उसके फंक्शन के बारे में। So with the help of management principle only management can be defined. What is management? Can be understood by the detailed study of management. So the nature of management can be determined through principle of management. Principle of management increase the knowledge of management. Useful, the next point is useful for research. Research के काम में भी हमें अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करना पड़ता है जिसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट अ की एरिया फॉर द कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर जो होता है उसके लिए प्रिंसिपल्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं, डिसीजन बनाने के लिए। द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉयज़ कैन बी डिटरमाइंड थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हेल्प से हमें एक्चुअल जो नेचर होता है, हम जो सिचुएशन होती है लेबर और एम्प्लॉयज़ की, वो हम समझ सकते हैं। सो टेलर कंडक्टेड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट टू नो द मेथड ऑफ डूइंग जॉब। यहाँ पे टेलर ने जो अपने प्रिंसिपल दिए हैं उन्होंने बताया है कि हम अपने वर्कर को किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके जॉब दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू फटीक, इस तरह से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज सोशल एडवांटेज। So laborer, employees, purchaser, sales, trader, manager, etc. lives in a society. So management principle is having an important place in society. So इतने सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के बीच में ही मैनेजमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज प्रिंसिपल डायरेक्टली अफेक्ट सोशल एंड कमर्शियल। जितने भी प्रिंसिपल होते हैं डायरेक्टली किससे अफेक्टेड होते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट लोगों से और उनकी कमर्शियल एक्टिविटी से। कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि बाइंग और सेलिंग, कंज्यूमशन, ये सारी चीज़ें आती है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल करता है, नॉलेज को इंक्रीज करता है, डिटेल नॉलेज देता है, रिसर्च के लिए हेल्पफुल होता है,
एंड सोशल एडवांटेज, सोसाइटी के से जुड़े लोगों के लिए भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है. ओके, आफ्टर दैट वी कम टू द फ्यूल्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में फ्यूल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमको पढ़ना है. यहाँ पे हम बेसिकली दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में और उनके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फ्योल और टेलर. इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो यहाँ पे फ्यूल्स कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, कब डेथ हुई है, उन्होंने क्या बुक लिखी है, ये सारी डिटेल आपके इतने एरिया में लिखा हुआ है. तो ये आपको रीड करना है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में फ्यूल के इंट्रोडक्शन के बारे में भी पूछ लेते हैं. और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल या टेलर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही रहते हैं. सो आपको ज़रूरी है कि फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन के को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. अब हम पढ़ते हैं. Henry Fayol is regarded as a real father of management. Fayol wrote so many books. Fayol ने कई सारी बुक्स लिखी और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है जो इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में. फर्स्ट इज एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. सो फ्योल ने मेंशन किया है देयर इज़ ए 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फ्योल के अकॉर्डिंग जैसे हमने फंक्शन पढ़ा है वहाँ पे हमने 7 पढ़े हैं. जो अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो अलग अलग, कोई 5 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 7 बताता है, ठीक है. तो जब आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे तो 7 पॉइंट ही लिखेंगे. यहाँ पे जो एलिमेंट बताया है अकॉर्डिंग टू फ्योल, उन्होंने 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं अपनी बुक में. अंडरस्टैंड, उन्होंने अपनी बुक में 5 फंक्शंस बताए हैं. कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे. प्लानिंग, organization, commanding, coordinating, controlling. So all these 5 elements of management of fuel exist everywhere in मैनेजमेंट. तो फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के हर एक जगह पे ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं. यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड. तो फ्यूल हैज़ नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अमॉन्ग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज़ किया है. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क. So Fayol has classified all the work of business in 6 part. So Fayol के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने 6 पार्ट किए हैं बिजनेस का. और टेक्निकल डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं. टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. उसके बाद है मैनेजरियल एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल. तो ये 6 हुए. अंडरस्टैंड. 4th पॉइंट पे आते हैं मैनेजरियल एबिलिटी. मैनेजर अकॉर्डिंग टू फ्यूल, मैनेजर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइज. किसी भी इंटरप्राइज के लिए वहाँ का मैनेजर मेन रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू फ्यूल. सो यहाँ पे कुछ कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो किसके पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए पास. सो ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट. अकॉर्डिंग टू फ्यूल का कहना है कि जो मैनेजर होता है उसके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट है कि उसको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए. ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जाए वो एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए. ही मस्ट बी फुली एजुकेटेड एंड मस्ट हैव जनरल नॉलेज. उसको फुली एजुकेटेड और उसका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. ही मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस. बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको पूरी नॉलेज होना चाहिए. ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट एंड कमर्शियल लॉ. कमर्शियल लॉज एंड अकाउंट्स के बारे में भी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए. अब ट्रेनिंग. As manager don't have managerial ability by birth, so proper training should be imparted. Span of control. Fayol assumes that for proper control the number of subordinates should not be maximum. What will be number of subordinate under an office is dependent upon the nature of work. तो यहाँ पे कंट्रोल पे, प्रॉपर कंट्रोल पे भी काम करना ज़रूरी है. यहाँ पे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट
को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं करना चाहिए, जितनी हमें अब उस काम पर्टिकुलर काम के नेचर के अकॉर्डिंग ज़रूरत है उतने ही सबऑर्डिनेट्स को रखना चाहिए। यहाँ पे उनको नॉर्मली 4 से 5 लगते हैं। मेन राइटिंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल की बुक है, फर्स्ट है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो उन्होंने 1916 में लिखी है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, वो 1925 में लिखी है। एडमिनिस्ट्रेशन डेंटल उन्होंने 1923 में लिखी है। ओके, सो यहाँ पे हमने फ्यूल्स का इंट्रोडक्शन और फ्यूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो पढ़ा है। आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज ए फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। यहाँ पे फ्यूल ने जो नाम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल में भी मेंशन किया है। फ्यूल क्या है? फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो 14 के 14 प्रिंसिपल हमें लाइन बाय लाइन अगर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंड? तो फ्यूल के प्रिंसिपल कितने हैं? 14 जो हमें पढ़ना है। तो शुरू हम करते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। फ्यूल्स ने जिस बेसिस पे प्रिंसिपल दिए वो क्या है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्यूल हैज़ मेंशन 14 प्रिंसिपल इन हिज बुक। उन्होंने 14 प्रिंसिपल अपनी बुक में मेंशन किए, जिसकी बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एज ही हैज़ एक्सेप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एज बीइंग सिनोनिम्स, वी कैन से इट एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिनॉप्सिस। उसके बाद हम बात करते हैं 14 प्रिंसिपल की जो फ्यूल ने दिया है। तो देयर इज़ ए 14 प्रिंसिपल। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एज यू कैन सी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अंडरस्टैंड? सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है जो फ्यूल ने दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क आपको समझ में आ रहा होगा, काम का बंटवारा या काम का विभाजन करना। तो यहाँ पे उनका क्या कहना था? द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, सो द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय अ सिंगल प्रोफेसर। तो उनका क्या कहना था? कोई मैनेजमेंट के जितने सारे काम हैं उसको कोई एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता। तो उसको हमें क्लासीफाइड करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज नॉलेज। तो जो भी जिस लायक है, जिस काम की जिस फील्ड में लायक है, उसको हम उस काम को सौंपते हैं। यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आफ्टर दैट क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमने किसी को काम दे दिया तो काम देने के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दें। जैसे अगर मैंने आपको कोई काम दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अल्टीमेटली आप पर ही आएगी, और उससे अगर रिलेटेड ज़रूरत है तो हम आपको क्या देंगे? अथॉरिटी प्रोवाइड कराएंगे। सो इसलिए सेकंड जो फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सिंपली यही है, जो भी हम काम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करें और अथॉरिटी भी, कुछ अधिकार भी दें और जिम्मेदारी भी दें। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हम कोई भी काम करेंगे तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? Discipline is absolutely essential for the smooth running of the business. By discipline, we mean the of authority, observance of the rules of service. तो कोई भी काम को रिस्पेक्ट अरेंजमेंट के लिए करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे उस बिज़नेस में स्मूथली रन कराने के लिए बिज़नेस को डिसिप्लिन मेंटेन हो। उसके बाद जब डिसिप्लिन हो गया तो क्या आया? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Unity of command. So the principle required that the employee should receive order from one superior only for any action or activity. तो यहाँ पे जो कहना है कि इसमें जो भी ऑर्डर मिले वो उसमें कोई एक ही कमांड दे। अगर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया जा रहा है तो कोई एक ही दो। अगर 10 हेड, अगर जैसे आपको 10 टीचर हैं या 2-3 टीचर मान लो, तो वो आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, मतलब सेम चीज़ को अलग अलग, सबका अपना व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने तरीके से बता रहे हैं। आप सबकी बात मानोगे या सबकी सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक ही टीचर की बात सुनते हो या उनके ऑर्डर को फॉलो करते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर बात को अगर हम लेते हैं तो
तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होगी, आपके लिए भी आसान होगा। इट मीन्स वर्कर इन डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेबल इन वर्स पीरियड फॉर कंप्लेइंग विद द ऑर्डर। किसी भी एक काम को करने के लिए, जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक कमांड की ज़रूरत होती है, ना कि बहुत सारे, क्योंकि मल्टीपल कमांड के साथ क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे टीचर्स को छोड़ दो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड के बाद क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो इट मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। किसी एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए जो कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ऐसा कहना था फ्यूल का। सेम ऑब्जेक्ट है हमारा, अब सेम ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अगर 10 लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इधर जाओ उधर जाओ, तो वो आप कन्फ्यूजन ही क्रिएट होनी है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि डायरेक्शन में भी यूनिटी हो, कोई एक ही हेड हो जो आपको डायरेक्टिंग करे। अंडरस्टैंड। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर को नहीं लेकर प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, जिसमें कि सबका प्रॉफिट हो या फिर हमारी इंटरप्राइज का हो। इन अ बिजनेस कंसर्न द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप। किसी भी एक ग्रुप या एक एम्प्लॉयज़ को ना देखते हुए कॉमन इंटरेस्ट को देखा जाता है, जिससे कि सबका फ़ायदा हो और हम अपने गोल को अचीव करें। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। तो रिम्यूनरेशन क्या है, फ्यूल का कहना था कि जो जितना काम कर रहा है, जिस काम के लायक है, उसके अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन उसको प्रोवाइड कराया जाए, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रिम्यूनरेशन दें। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो इफ द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन मोर रोल्स एंड इम्पॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्म, इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिपेंड ऑन नेचर और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को देखा जाए। मैनेजमेंट हैज़ डिसाइड द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिर्फ अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जिस तरह की परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग हम सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। जब हम पूरे अथॉरिटी को अपने पास रख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वो सेंटर पॉइंट पे है। लेकिन अगर हम अपने कुछ वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस तरह से सर्कमस्टेंसेस के साथ हमें काम करना है और सेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दैट ये है स्कॉलर चेन। ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉलर चेन का मतलब ये है कि एक चेन है। अब चेन जैसे ABCDEF, ये एक चेन जाती है ना। तो मैनेजमेंट में भी आपको मैंने 3 बताए थे, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो अगर कोई जैसे कि ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर हमें कहाँ से मिलेगा, टॉप लेवल से ना, कोई ओनर देगा, ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव देगा, फिर वो किसको देंगे, वो देंगे मिडिल में, मिडिल देगा लोअर को। तो ये एक ABCD चेन है, स्कॉलर चेन, जिसको स्कॉलर चेन कहा गया है। अब सेम उसी तरह से अगर हम DCBA करते हैं, तो ये क्या है, अब लोअर लेवल मैनेजमेंट को, जैसे एम्प्लॉयज़ वर्कर को अपनी बात कहनी है, तो वो पहले मिडिल लेवल किसी मैनेजर से बात करेगा, वो मैनेजर उनकी बात को पहुंचाते हैं है टॉप लेवल के पास। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, एक चेन को ये फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो अ प्लेस फॉर एवरी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी जो है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट शुड ऑप्टेन ऑर्डर लाइन इन वर्क थ्रू सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल। द प्रिंसिपल ऑफ a place of everything is everything and everything is its place। मतलब जो जगह है वो सब कुछ है और वहाँ के लोगों से वो जगह है। शुड बी ऑब्जर्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर भी जो दिया जा रहा है उसको माना जाना चाहिए, और ऑर्डर लाइन भी एक सिस्टमैटिक वे में जानी चाहिए। इट शुड बी करेक्ट, सिलेक्टिव, और हमें ये देखना चाहिए कि कौन किस ड्यूटी को कर पाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सो इक्विटी मीन्स फेयर डीलिंग, इक्वालिटी एंड ट्रीटमेंट एंड
ऑफ कोऑपरेटिव एटीट्यूड, मतलब जितने भी हमारे वर्कर्स हैं सबके साथ इक्वालिटी रखनी चाहिए, सबके साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारे जो वर्कर हैं उनको हमें ये भरोसा दिलाना चाहिए कि वो स्टेबल है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको सेफ्टी है, वो स्टेबल है, उनको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या कभी भी भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉर्प। सो इनिशिएटिव मीन्स फ्रीडम टू थिंक एंड एग्जीक्यूट प्लान। तो यहाँ पे फ्योल का कहना है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी सोचने का और हमें बताने का पूरा हक है, तो उन्हें फ्रीडम दी जानी चाहिए इस चीज़ की कि वो जो भी इनोवेशन सोच रहे हैं टेक्निकली या फिर किसी भी तरीका, वो हम उन्हें बताने का मौका दें और वो हमें बता सकें। उसके बाद द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट का, तो फ्योल ने भी इसको माना है और उन्होंने कहा है कि इसमें अगर हमको इंटरप्राइज पे प्रॉपरली काम करना है तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट भी 14 पॉइंट दिया गया है, जो कि सब में ही बहुत ज़रूरी है। सो फ्यूल अज्यूम्स दैट वॉट एवर बी द साइज of the enterprise, if these 14 principles are followed, then the enterprise will be the path of progress in the short run. तो ऐसा फ्यूल का मानना है कि अगर ये 14 प्रिंसिपल माने जाते हैं किसी भी इंटरप्राइज में, तो बहुत ही कम समय में हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और अगर आपको इन 14 प्रिंसिपल्स में कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फ्यूल के प्रिंसिपल को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।